नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट के रूप में हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के श्री जस्टिस सूर्यकांत ने आज शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई और ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है क्योंकि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर जो बैठे उनसे अपेक्षा होती है और इसीलिए उन्होंने बनने से पहले ही बहुत अच्छी बात ये कही कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी, मेरी प्राथमिकता होगी कि जो पेंडिंग केसेस लटके पड़े हैं, आप सोचिए, उन्होंने खुद ही बताया 90,000 केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन पड़े हैं। अभी ठीक है कि वो कितनी जल्दी कितना करेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल भी फरवरी 2027 तक है। मतलब अभी फिर भी उनको 1 साल 1.5 साल एक तरह से समय तो मिल ही जाएगा, कह सकते हैं 1.25 वर्ष हो, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से वो यदि एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे, जैसा उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे, कुछ और ऐसे कदम उठाएंगे, बल्कि उन्होंने ये भी एक तरह से आश्वस्त किया है कि कोशिश करेंगे कि निचली अदालतों में भी, चूंकि निचली अदालतों का मिलाएंगे तो लाखों करोड़ में पहुंचेंगे, चूंकि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, निचली अदालतों में तारीख पर तारीख, भारत में तो ये चर्चा है, दुनिया में शायद ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इतने केसेस अदालतों में पेंडिंग हो। किसी देश में नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के किसी देश में नहीं होगा, क्योंकि वहां आबादी भी नहीं होती। और इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि यह आश्वासन बहुत बड़ा आश्वासन है। इसी तरह से उनका यह भी कहना है कि हम जिस तरह से एक मीडिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जो मीडिएशन जैसा होता है केसेस को निपटाने के लिए जो ऐसे है, बल्कि सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार भी आपस में लड़ती रहती है। सरकार के एक निगम है, कोई राज्य सरकार है, वो विवादों में पड़ते हैं, उसमें तो मीडिएशन आसानी से होना चाहिए। वो भी जो कि उनको वो भी सर्वोच्च पदों पर है, संवैधानिक संस्थाएं हैं सरकारें, मंत्रियों का नहीं, लेकिन वो सरकार कहती है यहां पानी नहीं होगा, यहां इतनी जगह हमें ये है, ये हमारा हिस्सा है, वो दूसरे का हिस्सा है, या कई ऐसे विवाद हैं। इवन जो कॉर्पोरेशन सरकार के अपने निगम है, वो दूसरे से, यदि कोयला का मामला है तो दूसरा का आ जाएगा, कोई एचएएल का मामला है, कोई इलेक्ट्रिक का है, बिजली का है, सड़क का है, उसमें भी लोग चले जाते हैं। तो इस तरह के मामलों के लिए एक बार ये कहा जाता है कि साहब कोशिश होनी चाहिए कि इसमें कोई न कोई ऐसा प्रयास किया जाए जिससे कि ये संख्या कम हो और लोगों को समय पर न्याय समय पर नहीं मिलना तो अन्याय ही हुआ। और इसी संदर्भ में जो अभी जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, बी आर गवई जस्टिस, बहुत महत्वपूर्ण उनके कई फैसले रहे, सरकार से असहमति वाले भी, सरकार के अनुकूल, जब अनुकूल आता है, जैसा हर प्रधान न्यायाधीश भारत के कह चुके हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य ही मैं भी मानता हूं कि जब कोई अनुकूल फैसला आएगा तो कहेंगे हम बिल्कुल सही है, मैंने हमें यदि अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है, यदि हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो खास करके राजनीतिक नेता लोग तुरंत पूर्वाग्रह जजेस के बारे में कहने लगेंगे। और इस दृष्टि से सारे चीफ जस्टिस, ऐसा नहीं है कि सूर्यकांत जी जो नए बने हैं वो कह रहे हो जस्टिस, वो भी यही कहेंगे। और जो रिटायर हुए हैं बी.आर. गवई, उनकी भी कई चर्चा रही, उसके पहले भी जो रहे, मतलब लगातार ऐसी शंकाएं की जाती हैं कि साहब सरकार का दबाव, लेकिन जस्टिस गवई ने एक बार फिर स्पष्ट किया और कहा, मैं इसके पहले की जस्टिस कह चुके हैं, इंटरव्यूज दे चुके हैं, बाद में रिटायर होने के बाद भी कह चुके हैं कि भाई दबाव नहीं होता, यदि संबंध है, देखिए प्रधानमंत्री यदि मिलता है या प्रतिपक्ष नेता मिलता है या कोई ऐसे औपचारिक जो मुलाकात होती है या कहीं विवाह समारोह में मिले, इसका मतलब पूर्वाग्रह नहीं हो जाता। गणेश पूजा में मिल गए तो साहब आप जो है चंद्रचूड़ जो है, जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए कहा गया ना कि भाई आप प्रधानमंत्री कैसे उनके घर चले गए, उनको बड़ा कुछ खास। अरे भाई गणेश की पूजा हो, लक्ष्मी की पूजा हो या कोई ईद का मिलन हो, क्रिसमस पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हो, आप उसको पूर्वाग्रह, राजनेताओं का चश्मा ऐसा है कि उनको तो केवल सिर्फ हमारे तरफ दिखाई दे। अपराधी को सजा दीजिए तो कहेंगे देखिए साहब आजम खान को सजा मिल सकती है, दुनिया में दूसरी जगह तो मेयर बन रहा है। अरे भारत में तो राष्ट्रपति बने हैं मुस्लिम,
मदनी जो है वो इस तरह के आरोप लगाने लगते हैं कि साहब वहां तो ऐसा है, इनको सजा दे दी। भाई सजा तो अदालत दे रही ना, सरकार कैसे देगी? कानून के आधार पर सजा कोई जेल जाता है। आजम खान यदि जेल गए हैं, बीच में उनको जमानत मिल गई, फिर यदि कोई केस आएगा जेल चले जाएंगे। कोई बड़ा से बड़ा पद पर होगा, उसको अदालत के सामने जाना होता है। इस दृष्टि से श्री बिया जस्टिस गवई ने भी कई बड़ी महत्वपूर्ण बात और कही है। एक बार फिर से उन्होंने कहा, अब सरकार करेगी या कोई आज यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह दें या उनका कोई मंत्री कह दे, गृह मंत्री अमित शाह कह दे, उनका कानून मंत्री कह दे या सांसद भी कह दे, मैं तो ये कहता हूं, यदि वो ये कह दें कि साहब आरक्षण जो है वो इसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए, कि जो बहुत ही संपन्न है, जो मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में कह चुका हूं, वर्षों से लिखता रहा हूं, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे एक ही बात लगती है, जस्टिस गवई रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने ये बात कही है विदाई के वक्त, भाई आप यदि जिस पद पर बैठे थे उस समय उसको अपने आप बुला करके, सरकार को प्रतिपक्ष बुला करके और कह देते कि यह फैसला है, क्रीमी लेयर को नहीं होगा। यदि और मामलों में तो आप कहते हैं कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, आपको करना ही पड़ेगा, हम ये चीज खत्म कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ही आदर के साथ ये कहूंगा कि जस्टिस उसी समय क्यों नहीं दिया जाता जिस समय वो कुर्सी पर बैठे हैं। रिटायरमेंट के बाद आरक्षण का तो इतना बड़ा मुद्दा है, जैसे अदालत का मंदिर का मुद्दा था। अदालत में जाए अंततः बहुत पहले फैसला हो सकता था कि अयोध्या में मंदिर बने। ऐसे ही आरक्षण का मुद्दा आज से नहीं चल रहा है। मैंने जैसा कहा, राजीव गांधी के समय से मैं इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, आज भी सरकारें उसको कोट करती है कि भाई देखिए, आरक्षण यदि जिसका विस्तार यदि होगा तो बहुत ही गलत उसका उपयोग हो सकता है। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि बुद्धू ज्यादा आ जाएंगे। अब वो ठीक है, उसके बाद से विवाद चल रहा है। आरक्षण ठीक है, बिल्कुल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत आवश्यक रहा, उनमें जो गरीब है उनके लिए आवश्यक है, पिछड़ों के लिए भी आरक्षण हो चुका है, लेकिन उसका दायरा बढ़ाते जाए। कर्नाटक सरकार, कांग्रेस इस समय जो सत्ता में केंद्र में नहीं हो तो वो कहती है हम तो इसको और बढ़ा देंगे। कोई और सरकार आती है, कहीं शरद पवार की सरकार या महाराष्ट्र में दबाव पड़ता है कि नहीं आरक्षण का और दायरा बढ़ा दीजिए, पिछड़ों को देंगे तो दूसरा कोई खड़ा हो जाएगा। इसको विवाद को संविधान की बेंच बिठा करके सर्वानुमति बनाने के लिए अब तो लगता है कि राजनेता तो नहीं कर सकते। संसद के लिए उनका संसदीय कैसे अधिकार है उसका, अभी बीच में उन्होंने बाकायदा ट्रिब्यूनल्स को लेकर के, जस्टिस गवई का ही अंतिम फैसला है, उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल पर संसद ने भी जो बिल पास किया उसे नहीं स्वीकार किया जाएगा। जो ट्रिब्यूनल का उन्होंने संशोधन किया उसको संशोधन को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप यदि ट्रिब्यूनल के फैसले को कर सकते हैं तो आरक्षण के फैसले को लेकर के क्यों नहीं जस्टिस साहब ने कर दिया। मैं उनकी आलोचना व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूं, मैं इस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं कि हम जब जिस पद पर हैं यदि उसका उपयोग हो, गरीबों को देने की बात यदि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि क्यों दे रहे हैं, नहीं देंगे तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इतनी आलोचना हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ये वायदे किए गए। ऐसे ही जस्टिस गवई ने जो बातें कही है, फिर भी मैं मानता हूं कि यदि उन्होंने कहा है तो जस्टिस सूर्यकांत तो उनके साथ ही बेंच पर थे, आज वो विचार करने लगे जस्टिस गवई के इसी स्टेटमेंट को लेकर के, तो कम से कम एक ये जो परंपरा है। फिर उन्होंने इस बात को भी माना कि भाई देखिए, हम महिला जज की सिफारिश में नहीं कर सका। देखिए, ये भी कॉलेजियम किसका होता है, ये भी एक विवाद का विषय है, जिस पर सरकार एक बार भी संशोधन लाई, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, क्योंकि सरकार करती थी तो जस्टिस कई महिलाएं, लीला सेठ जस्टिस से बनी, तो ऐसे कई लोग सुप्रीम कोर्ट में बने, हाई कोर्ट में बने, चीफ जस्टिस तक बनी। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, साहब ऐसा है कि महिला जज को हम अपॉइंट नहीं कर सके, आपके हाथ में था। अब ठीक हो सकता है कि अब उसमें ये कह देंगे जो नाम आए उनमें हमको उपयुक्त मिला नहीं, मैं उनके ऊपर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कोई प्रयास देश में ऐसी महिलाएं जज जो पहले से काम कर रही है, जिनका अनुभव है, जो सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकती हैं, जो हाई कोर्ट में काम कर चुकी हों, उनमें से किसी एक को बना करके उनके लिए कोई शर्तें लगा देते साथ में और भी योग्यता के आधार पर। लेकिन ये नहीं हुआ। अब उन्होंने उसको कह दिया कि साहब ऐसा है कि महिला जज की हम सिफारिश नहीं कर सके, इसका भी हमें अफसोस है। ये जो क्रीमी लेयर की बात है, जो इस तरह की महिला जज की बात है, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि नए मुख्य न्यायाधीश के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आने वाले समय में फैसले जल्दी देने का वो क्रांति कर सकते हैं। भारत में एक समय सीमा बांध दें हर केस के लिए, तारीख पर तारीख लेने वाले वकील करोड़ों रुपया कमाते हैं, क्षमा करेंगे वकील लोग जो हमें सुनते हैं, वो करोड़ों रुपये कमाते हैं
बहुत अधिकांश तो मानता ही हूं कि टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं उसका हिसाब ईडी को रखना चाहिए, उसका तो नहीं रखेंगे। मुझे नहीं लगता कितने ही वकीलों पर कभी कोई छापा पड़ता हो, जो डॉक्टर्स जो केस में लेते हैं उन पर आज तक कोई छापा पड़ा हो, ऐसा नहीं होता। जब तक वो अरबों की संपत्ति है उनका राजनीतिक कोई मामला न आ जाए, क्योंकि कौन रोज रोज का हिसाब रखेगा कि इतने लाख उन्होंने कमाए या नहीं कमाए। एक एक वकील जो है 10-10 लाख की फीस एक केस की शुरू में पहले एक दिन की अपीयर की 50 लाख तक लेने वाले वकील भी हैं देश में। ठीक है, उनके यदि वो डिक्लेयर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तारीख पर तारीख लगाने से न केवल संपत्ति का नुकसान हो रहा है किसी की जिसके भी पास वो संपत्ति है या जो केस में लड़ता है। राजनीतिक मामलों में क्यों हेराल्ड केस इतना समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्यों रॉबर्ट वड्रा का केस ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्यों और किसी का केजरीवाल का केस फिर से लटका हुआ, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। और बीजेपी के भी कोई लोग हो सकता है उत्तर प्रदेश के किसी मामले में आए हो, अभी बिहार के चुनाव में यदि कोई जेल में रहा, चुनाव लड़ा, उसके बाद यदि उसका फैसला, जो भी उन पर ऐसे मुकदमे रहे हैं या अब हुए, लालू यादव के परिवार पर मुकदमे जो चल रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं फैसला होता। भारतीय जनता पार्टी के या कोई और शिवसेना के या किसी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, राजनीतिक उद्योगपतियों के हों, तो उनमें तारीख पर तारीख लगती है, उसके लिए क्यों नहीं फैसला जल्दी हो सकता है। जनता गरीब आदमी को न्याय मिले, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी आस्था आज भी न्यायपालिका पर है। मैं आज भी कहूंगा सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालत तक गरीब दूर दराज का आदिवासी इलाके का भी यही सोचता है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के इस देश में हिड़मा यदि माओवादी नक्सल सैकड़ों लोगों की हत्या के जिम्मेदार लोगों के मारे जाने पर उनके समर्थक प्रदर्शन करते हैं कि साहब उसके साथ जाती हुई है, इनकाउंटर में वो चला रहा है, उसने सीआरपीएफ के लोगों को कितने को मारा हो, उस पर नहीं किसी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इस बात पे हो रहा है कि हिड़मा को क्यों कैसे मारा गया माओवादी। तो ये भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसद की कार्यपालिका की स्वतंत्रता, इन सब के साथ कुछ न कुछ सब पर अनुशासन, नैतिकता, एक कानून लागू होना चाहिए। एचएसआई में हम ये विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।